हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल पर। तो आज फोर्थ डे था हमारे ईटीडीज एक्शन प्लान का, और आज का जो क्विज था वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जो बच्चा 15 में से 10 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा क्वेश्चन सही कर देगा, इसका मतलब उसने काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो सीख लिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज के क्विज़ की स्टैटिस्टिक्स क्या है, कितने बच्चों ने क्विज़ दिया है, कौन टॉपर रहा है। अभी तक 34 बच्चों ने ये क्विज़ दिया है, और सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं रेवती सतपुते ने। पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन इनके सही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस रेवती। रेवती हमारे गाइडेड बैच की स्टूडेंट हैं। अर्का बनर्जी सेकंड रैंक, 13 क्वेश्चन इनके सही हैं। NK 13, GJSSA 13, कृतिका सलोनी पूनम। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये जितने भी बच्चे जो है ना, ये सारे के सारे बच्चे हमारे गाइडेड बैच के बच्चे हैं। यानी कि यूट्यूब पर जो हमारे ईटीडीज एक्शन प्लान को फॉलो कर रहा है, या तो बच्चे सीरियसली फॉलो नहीं कर रहे, या फिर कहीं ना कहीं गाइडेड बैच वाले बच्चों को वाकई हमारे गाइडेड बैच का शायद काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो ये रिज़ल्ट क्लियरली शो कर रहा है वैसे तो बेसिकली ये चीज़, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दी होगी। लेट दिस कॉम्पिटिशन कंटिन्यू फॉर अ फ्यू मोर डेज, देन क्लियरली हमें ये पैटर्न पता पड़ जाएगा कि जो गाइडेड बैच है वो बेनिफिशियल है या नहीं बच्चों के लिए। ठीक है, आज का जो क्विज था उसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। तो आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखना चाहिए, भले ही आपका वो क्वेश्चन सही हो, ताकि आपको हो सकता है कोई बेटर अप्रोच पता पड़ जाए। साथ ही साथ में मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करवाता हूँ ताकि इवन सॉल्यूशन को देखने से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो मैं तो बोलता हूँ बच्चों को कि बच्चों को इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने चाहिए। मेरा थोड़ा क्वेश्चंस को टैकल करने का तरीका थोड़ा सा अप्रोच अलग है, जो कन्वेंशनल अप्रोच है ना उससे अलग। ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं इस क्विज को। लेट्स स्टार्ट दिस क्विज। ओके, यस आई एम रेडी। 3, 2, 1 गो। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले मिरर को पकड़ा करो। कौन सा मिरर है हमारा? कॉन्वेक्स मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है F, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। हमें कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हो जाएगी पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। मैंने बताया था साइन कन्वेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ में आपको U दे रखा है। आपको बता रखा है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर के ऊपर फ्रॉम द मिरर। तो U हमेशा नेगेटिव होता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। आपको पूछा गया है कि बताओ इमेज कहाँ पर बनेगी, मतलब V क्या होगा। अब इतना आसान क्वेश्चन है, आपके पास में फॉर्मूला है 1/V + 1/U = 1/F। वैल्यूज़ रखो। 1/V तो हमें फाइंड आउट करना है, U की जगह रख दिया -30 और F की जगह रख दिया 1/+30। तो 1/V हो जाएगा आपका 1/30 + 1/30, दैट इज़ 2/30, दैट इज़ 1/15। तो V की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे V पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपकी जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। मैंने आपको बताया था ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर जितनी भी डिस्टेंसेज होती है वो नेगेटिव होती है। जैसे U हमेशा नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट को आप हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखोगे ना, एंड बिहाइंड द मिरर जितनी भी डिस्टेंसेज होती है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर हमारा D ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर। तो देखो कॉन्केव मिरर के हमने सारे केसेस डिस्कस करे थे। तो कॉन्केव मिरर में जब तक आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेके फोकस के बीच में होता है तब तक आपकी इमेज रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, एनलार्ज्ड भी बनती है कुछ कुछ केसेस में, और डिमिनिश्ड भी बनती है। तो कॉन्केव मिरर जो है ना वो हर तरीके की इमेज बनाता है। इनफैक्ट जब आप फोकस और पोल के बीच में रख देते हो तो वो इरेक्ट इमेजेस भी बनाता है जो कि वर्चुअल होती है और एनलार्ज्ड होती है। तो द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज़ ऑलवेज रियल। नहीं, ज़रूरी नहीं है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब आप फोकस और पोल के बीच में रख दोगे तो इमेज जो है वो इवन वर्चुअल भी हो सकती है। ऑलवेज वर्चुअल ये भी ज़रूरी नहीं है।
सर्टेनली रियल इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। अब ये देखो, ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली यू जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट रियल होता है जिसको इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा जाता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि हमारा यू जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट को, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, असली में तो नहीं रखा गया, ऑब्जेक्ट हमारा बेसिकली बिहाइंड द मिरर। तो यू हो जाएगा आपका समथिंग पॉजिटिव एक्स, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू। नोटिस करना है यहाँ पर क्या होगा, एफ एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, एफ एक नेगेटिव नंबर है, और यू क्योंकि पॉजिटिव है तो ओवरऑल ये भी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो ऊपर भी नेगेटिव है और नीचे भी नेगेटिव है, तो ओवरऑल आपका रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ओवरऑल आपका रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब आपका एम जो है वो क्या होगा यहाँ पर? पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब नोटिस करो, एम के पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ? एम के पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो इमेज है वो कैसी बन रही है? रियल बन रही है। कैसी बन रही है? रियल बन रही है। कैसे पता चला आपको? एम आपका पॉजिटिव है जिसको आप डिफाइन करते हो माइनस वी अपॉन यू। अब एम भी पॉजिटिव है तो वी हो जाएगा आपका माइनस एम इंटू यू, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ अ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर, तो वी हो जाएगा आपका नेगेटिव। और वी नेगेटिव होने का मतलब है आपकी इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, यानी कि पक्का वो कैसी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। तो नोटिस करो बच्चों, आपकी रियल इमेज है बट एम फिर भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये उन केसेस में से एक हो गया जिसमें आपकी इमेज रियल है बट इरेक्ट है। मैंने क्लास में आपको समझाया था ना कि अगर इमेज वर्चुअल होती है तो हमेशा इरेक्ट होती है, अगर रियल होती है तो हमेशा इन्वर्टेड होती है। ये ज़रूरी नहीं है, उसका एक एग्जाम्पल भी आपको मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, अ कॉन्केव मिरर हैविंग द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो मिरर कौन सा है आपका? कॉन्केव मिरर है। सबसे पहले इसको पकड़ा करो, इससे हमें पता पड़ जाएगा कि हमारी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है -15 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? फॉर्म्स एन इमेज हैविंग ट्वाइस ऑफ द लीनियर डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा एम जो है वो हमें कितना दे रखा है? उसकी वैल्यू दे रखी है 2, क्योंकि इमेज जो है वो हमारी डबल साइज की बन रही है। इफ़ द इमेज इज़ वर्चुअल, वर्चुअल होने का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव होगा। भाई नॉर्मल केसेस में जब ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा जाता है तब आप ये मान सकते हो कि वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। सो इफ़ द इमेज इज़ वर्चुअल, यानी कि एम की वैल्यू पॉजिटिव 2 हो गई। पॉजिटिव का मतलब है आपकी इरेक्ट इमेज होगी, और इरेक्ट हमेशा वर्चुअल होती है नॉर्मल केसेस में। किस में नहीं होती वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन के अंदर। सो इफ़ इमेज इज़ वर्चुअल देन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, यानी कि हमें यू फाइंड आउट करना है क्या होगा। हमारा फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, यानी कि -15 डिवाइडेड बाय -15 माइनस यू, और m की वैल्यू हम रख सकते हैं पॉजिटिव 2, तो ये हो जाएगा -30 माइनस 2u इज इक्वल्स टू -15, यानी कि -2u इज इक्वल्स टू 30 माइनस 15 करेंगे तो 15, u की वैल्यू आ जाएगी -15 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ -7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर पर हमारे ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सोर्स ऑफ लाइट इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि हमें मिरर दे रखा है कॉन्वेक्स, ठीक है, और हमें u दे दिया गया है कितना? 6 सेंटीमीटर। u नॉर्मली नेगेटिव होता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा जाए तो ऑब्जेक्ट। नाउ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज डबल, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका केस नंबर 1। तो केस 1 में अपन v निकाल लेते हैं। हमें फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर।
इसका मतलब पक्का फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, इसका आधा कर दो, 6 का आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव होगी। तो केस 1 में v कितना होगा वो अपन फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला लगेगा 1/v इज इक्वस टू 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u इज इक्वस टू 1/f। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/6 प्लस 1/3। सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगा आपका एलसीएम, 1 + 2 दैट इज़ 3 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 2। तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर पर। तो केस 1 में 2 सेंटीमीटर पर हमारी इमेज बन रही है। जो केस 2 है उसके अंदर हमें क्या दे दिया गया है, केस 2 में हमें दे दिया गया है कि u डबल हो गया, -6 था अब आपने डबल कर दी डिस्टेंस, कितनी कर दी, -12 सेंटीमीटर कर दी। अब फॉर्मूला लगाओ तो 1/v डैश प्लस 1/-12 इज इक्वस टू 1/+3। जब सॉल्व करोगे तो 1/v इज इक्वस टू 1/12 प्लस 1/3 हो जाएगा, एलसीएम लोगे 12 आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 + 4 मतलब 5 डिवाइडेड बाय 12, मतलब v आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ 2.4। तो ये v डैश की वैल्यू आ गई। तो कितना शिफ्ट जनरेट हुआ, शिफ्ट जनरेट हुआ v डैश माइनस v, पहले v पर थी 2 सेंटीमीटर पर, फिर v डैश पर बनने लग गई, यानी कि 0.4 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इज इट 5th क्वेश्चन राइट? हाँ। अ मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज। तो मैंने बताया था अगर आपकी इमेज इरेक्ट हो, ठीक है, एंड मैग्नीफाइड हो, नॉर्मल केसेस के अंदर इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड हो, ठीक है, तो पक्का आपका जो मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। अगर इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड है तो फिर कौन सा मिरर होता, कॉन्वेक्स मिरर होता। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। 6th देखो, 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। तो हमें 2 प्लेन मिरर्स दे रखे हैं जिनको थीटा एंगल्स के ऊपर इस तरीके से इंक्लाइन कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका पहला मिरर हो गया और ये आपका दूसरा मिरर हो गया, ठीक है। ये एंगल हमें दे रखा है थीटा है। अब इसके ऊपर एक रे इंसिडेंट होती है, चलो ये रे आ गई, और ये हमारे नीचे वाले मिरर के पैरेलल है, इसका मतलब पक्का ये एंगल थीटा होगा। पक्का जब आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये नॉर्मल आपने ड्रॉ करा तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो 90 - थीटा होगा। तो 90 - थीटा का ही एंगल बनाते हुए आपकी क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 - थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो उसके बाद में रिफ्लेक्ट होकर आपकी रे इस वाले मिरर के पैरेलल जा रही है। अब इस वाले मिरर के पैरेलल जा रही है, इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल 90 - थीटा है, मतलब ये वाला एंगल भी 90 - थीटा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल वापस से कितना बचेगा, थीटा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितना बचेगा, थीटा। तो आप देख रहे हो एक ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल सेम है, इसका मतलब पक्का थीटा की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 60 डिग्री हो जानी चाहिए। सिंपल ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड केस है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें अप्लाई करने हैं, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन, अ कॉनकेव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर है हमारा, वेरी गुड, और फोकल लेंथ हमें दे रखी है 20, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव होगी। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द इमेज साइज इज डबल। तो इमेज साइज डबल है, इसका मतलब m +2 भी हो सकता है और m -2 भी हो सकता है। कॉनकेव मिरर दोनों ही तरीके की इमेजेस बनाते हैं। तो पहले इसको पकड़ लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा आपका m दैट इज +2 इज इक्वस टू f/f - u, है ना। तो ये हो जाएगा -20/-20 - u। सॉल्व करो, इसको कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से 20 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा -10, तो -20 - u इज इक्वस टू -10। तो u आ रहा है आपका 20 - 10 दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, यानी कि u की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। ये u की वैल्यू आ गई फर्स्ट केस में। इस केस में क्या होगा, -2 इज इक्वस टू -20
-20 माइनस यू, इससे कैंसिल आउट हो गया 10 टाइम्स, -20 माइनस यू इज इक्वस टू 10, इसका मतलब यू आ जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस कितना हुआ आपका, डिफरेंस हो गया आपका 30 माइनस 10 दैट इज 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का आपका डिफरेंस होगा उन दोनों पोजीशंस के बीच में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन, ए स्क्वायर साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो साइड हमें दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, तो यू हमें दे रखा है -25 सेंटीमीटर। अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। ठीक है, हम m निकाल सकते हैं, m हो जाएगा आपका f अपॉन f माइनस यू, यानी कि -10 अपॉन -10 -25, यानी कि -10 + 25 -10 करोगे तो ये आ जाएगा 15, यानी कि -2/3। ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी डिस्कस किया था बाय द वे। ठीक है, अब m हमें क्यों चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे हमें बता रखा है कि सेंटर ऑफ स्क्वायर इज एट द एक्सिस ऑफ द मिरर एंड द प्लेन इज नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ मिरर। तो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन की बात हो रही है। मैंने बताया था a डैश जो होता है वो किसके बराबर होता है, m स्क्वायर टाइम्स a होता है। m स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4/9 और ओरिजिनल एरिया है कितना 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, a करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखो, मैच द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो हमें दे रखा है m -2। ठीक है, अब -2 का मतलब क्या हो गया, -2 का मतलब हो गया कि आपकी इमेज जो है वो रियल है, आपकी इमेज इन्वर्टेड है ना, और आपकी इमेज जो है वो एनलार्ज्ड है, ये हो गया। अब रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड इमेज तो केवल और केवल कॉन्केव मिरर ही बना सकता है। तो ये एक तो तब पॉसिबल है जब आपका मिरर जो है वो क्या हो जाए, कॉन्केव मिरर हो जाए, साथ ही साथ में आपकी इमेज जो है वो क्या हो जाए, रियल हो जाए। यानी कि कौन कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं, एक तो 2 मैच कर रहा है और एक 4 मैच कर रहा है। 2 मैच कर रहा, सॉरी, एक तो 2 मैच कर रहा है और एक 3 मैच कर रहा है। ठीक है, कि m = -2 के केस में आपकी इमेज रियल होगी, कॉन्केव मिरर होगा, 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें a 2 और 3 से केवल केवल एक ही ऑप्शन के अंदर मैच कर रहा है, तो आपको आगे कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप टिक कर सकते हो कि आपका ऑप्शन a करेक्ट होगा। ये देखो ऑप्शन a करेक्ट है, बट हम और भी चेक कर लेते हैं, हम b के लिए भी चेक कर लेते हैं। b में हमें क्या दे रखा है, m = -1/2, इसका मतलब अगेन हमारी इमेज रियल है, ठीक है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। ठीक है, अब नॉर्मल केसेस में जब ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा जाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो आपकी इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो इसका मतलब पक्का हमारा ये वाला केस भी किससे रिलेटेड है, कॉनकेव मिरर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके केस में भी रियल एंड कॉनकेव, तो ये भी किससे मैच होना चाहिए, 2 और 3 से मैच होना चाहिए। तो बी भी 2 और 3 से मैच हो रहे हैं। सी देखो, m = +2, इसका मतलब हमारी इमेज इरेक्ट है। ठीक है, हमारी इमेज जो है वो इरेक्ट हो गई, इरेक्ट है, वर्चुअल है एंड एनलार्ज्ड है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, इरेक्ट वर्चुअल डिमिनिश्ड होने पर कॉन्वेक्स मिरर होता है, इरेक्ट वर्चुअल एनलार्ज्ड होने पर कॉनकेव मिरर होता है। तो यहाँ पे भी मिरर हमारा कौन सा है, कॉनकेव, और यहाँ पे इमेज हमारी कैसी बन रही है, वर्चुअल। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2 और 4 से मैच हो जाएगा। तो सी देखो 2 और 4 से मैच कर रहे हैं। एंड लास्ट में आपको दे रखा है क्या, m, ये m = √2/3 दे रखा है। अब क्या हो गया, आपका m पॉजिटिव है एंड <1 है, √2/3 करोगे तो <1 आएगा। इसका मतलब आपकी इमेज इरेक्ट है, इसका मतलब आपकी इमेज वर्चुअल है एंड डिमिनिश्ड है। तो अब की बार पक्का हमारा जो मिरर है वो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, और अब की बार हमारी जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी। मतलब किस किस से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है 1 से एंड
4 से, तो डी जो है वो 1 और 4 से मैच कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा टाइम निकला जा रहा था यार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना पड़ेगा अपनों को। क्वेश्चन नंबर 10, 2 mirrors are kept at 60 degree to each other and a body is placed at the middle। तो ऐसे 2 मिरर हैं, ये एक मिरर हो गया और ये दूसरा मिरर हो गया। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, और इनका जो बाइसेक्टर है उस बाइसेक्टर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस वाले मिरर के अंदर भी बनेगी और इस वाले मिरर के अंदर भी बनेगी, 30 डिग्री पर इमेज बनेगी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, रेफरेंस के लिए यहाँ पे भी एक 60 डिग्री लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे भी एक 60 डिग्री लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे भी एक 60 डिग्री लाइन खींच देते हैं, एंड यहाँ पर भी एक 60 डिग्री लाइन खींच देते हैं। तो हमारा पूरा जो स्पेस है उसको 60 डिग्री के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हर कंपार्टमेंट के अंदर आपकी एक इमेज बनेगी, तो ये आपकी फर्स्ट इमेज बन जाएगी, फिर इस इमेज की इमेज बनेगी तो ये आपकी सेकंड इमेज बन जाएगी, यहाँ पर आपकी थर्ड इमेज बन जाएगी, इसके बिल्कुल बीचों बीच आपकी फोर्थ इमेज बन जाएगी। ठीक है, और इन दोनों के बीचों बीच आपकी फिफ्थ इमेज बन जाएगी, और ये तो आपका ऑब्जेक्ट है ही। तो आपके टोटल इमेजेस कितनी बन रही है, 5 बन रही है। ऑप्शन नंबर सी क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट होना चाहिए। देखो बच्चों, इसके लिए एक तो तरीका ये है, मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे इस तरीके से एनालाइज करना सीखो। एक आप इसके लिए फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो कि जो एंगल होता है ना ये थीटा, तो आप क्या करो 360 को थीटा से डिवाइड कर दो, देखो कि ये इवन आ रहा है क्या। अगर आपका इवन आ रहा है इसका मतलब पक्का जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। मतलब ये जो 360 डिवाइडेड बाय थीटा है ना उसमें से 1 को माइनस कर देना। जैसे हमारे केस में हमने 360 को 60 से डिवाइड किया, थीटा में 60 दे रखा था, तो ये आ गया 6, क्योंकि 6 एक इवन नंबर है, इसका मतलब हमें पता पड़ गया कि नंबर ऑफ इमेजेस होनी चाहिए 6 माइनस 1 दैट इज 5। डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब अगर आपका 360 डिवाइडेड बाय थीटा एक ऑड नंबर आता, ध्यान दो एक ऑड नंबर आता, तो इसके 2 केसेस बनते। अगर आपने बाइसेक्टर पर रखा हुआ है, ठीक है, तब तो आपकी इमेजेस बन जाती 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। लेकिन अदरवाइज किसी और जगह आपने रखा हुआ है तो फिर आपकी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन जाती, सिंपली 360 डिवाइडेड बाय थीटा। तो ऐसा भी कोई केस दिया जा सकता है, जैसे आपको थीटा इज इक्वल टू 72 दिया जा सकता है, 72 से डिवाइड करोगे 360 को तो 5 मिलेगा। तो 72 के केस में 2 क्वेश्चन बनेंगे। अगर बाइसेक्टर पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी 5 माइनस 1 दैट इज़ 4, और अगर बाइसेक्टर पर नहीं रखा हुआ तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी 5। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये आप मेरे वाले मेथड से एनालाइज कर सकते हो प्रॉपरली इमेजेस बना के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर विथ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर अवे, तो यू हमें दे रखा है -20 एंड फोकल लेंथ हमें दे रखी है -15, क्योंकि मिरर है हमारा कॉन्केव। तो हम सबसे पहले एम निकाल लेते हैं। आप पूछोगे सर एम क्यों निकाल रहे हैं, अभी बताता हूँ। तो ये हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाय -15 माइनस ऑफ -20, यानी कि -15 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि ये हो जाएगा आपका -3। यहाँ तक की बात आ गई समझ में। अब देखो हमें पता है कि 1/v प्लस 1/u किसके इक्वल होता है, 1/f के इक्वल होता है। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो आएगा -1/v स्क्वायर टाइम्स dv डिवाइडेड बाय dt, ठीक है, प्लस -1/u स्क्वायर du डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब dv डिवाइडेड बाय क्या, dt क्या है, आपकी वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इसको जब आप उधर ले जाओगे तो ये किसके बराबर आएगी, -v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल आएगी। अब इसको आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर आपने हमें ये फॉर्मूला क्यों नहीं बताया था,
तो मैंने आपको लेटरल शिफ्ट के बारे में बताया था, उसमें मैंने इवन डिफरेंशिएट करा था, और सेम चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद भी सोचा करो इन सब चीज़ों के बारे में। आप लोग हमेशा फॉर्मूलाज ढूंढते हो, आप लोग ये ढूंढते हो कि हमारे टीचर ने हमें ये करवाया या नहीं करवाया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन स्किप हो जाएगा, अपन फटाफट से आंसर लगाते हैं। अब ये माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर क्या है, बेसिकली माइनस एम स्क्वायर है, ठीक है, टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है कितना 5, एम दे रखा है 3, यानी कि 9 × 5 करेंगे तो 45 आ जाएगा। 45 मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हाँ, लगा दिया आप लोगों ने फाइनली, ठीक है, 45 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 6 feet tall, in order to see his entire image he requires a plane mirror of minimum length। तो डायरेक्ट एज ए फैक्ट आप ध्यान रख सकते हो, मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड जो होती है वो किसके इक्वल होती है, हाइट ऑफ मैन डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हाइट कितनी दे रखी है 6 feet डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 feet आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर गलत लगा दिया, 3 feet होगा ना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। काश मैंने डी लगाया होता, ठीक है। चलो, मेरा परफेक्ट 15 नहीं आ पाएगा स्कोर, आगे चलते हैं, ठीक है ना, 3 feet आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या दे रखा है, 2 plane mirrors are inclined at 70 degree, a ray incident on one mirror at angle Q after reflection falls on second mirror and is reflected from there parallel to the first mirror। ठीक है, तो ऐसा कुछ दे रखा है कि ये एक मिरर हो गया और ये एक मिरर हो गया, इनके बीच में 70 डिग्री का क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अ रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर एट एंगल क्यू आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन सेकेंड मिरर एंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। तो ये मान लो हमारा फर्स्ट मिरर है, ठीक है, और जो दूसरा वाला है वो हमारा सेकेंड मिरर है। तो अपन उल्टा ट्रेस करते हैं, तो हमारी रे जो है ना आखिरी में फर्स्ट मिरर के पैरेलल जा रही है, इस तरीके से जा रही है। उल्टा ट्रेस करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका मतलब पक्का ये कैसे इंसिडेंट हुई होगी, तो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। तो जितना एंगल ये है उतना का उतना ही एंगल बनाते हुए मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी 90 डिग्री दिख रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट 90 डिग्री मत लगा देना बच्चों आंसर, ठीक है। चलो ये कर लिया, थोड़ा सा डायग्राम प्रॉपर बनाना चाहिए। अब ये नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है इतना, ठीक है, और जितना एंगल बना रही है उतने के उतने एंगल पर ये। तो ये एंगल हमें दे रखा था क्यू, कि हमारी शुरुआत में जो रे इंसिडेंट हो रही है वो क्यू एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। अच्छा, ये क्यू है तो ये वाला भी क्या हो जाना चाहिए, क्यू हो जाना चाहिए। अगर ये क्यू है तो ये वाला हो जाना चाहिए आपका 90 माइनस क्यू। ये 70 है तो ये भी 70 हो जाना चाहिए, ये 20 और ये वापस से हो जाएगा आपका 70। तो आप देख रहे हो 70 + 70 + 90 माइनस क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो इससे Q की वैल्यू मिल जाएगी आपको 90 + 70 + 70 मतलब 90 + 140 करोगे तो ये आ जाएगा 230 माइनस 180 डिग्री, ये आपकी Q की वैल्यू आ जाएगी। मतलब कितना आ रहा है Q आपका 50 डिग्री आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 2 plane mirrors A and B are aligned parallel to each other as shown in the figure. A light ray is incident at an angle 30 degree at a point just inside one of end A, ठीक है। The plane of incidence coincide with the plane of the figure, चलो कोई दिक्कत नहीं है। The maximum number of times the ray undergoes reflection, कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा ये हमें पता करना है। तो देखो ये 14th क्वेश्चन है। घबराना मत यार, ऐसे क्वेश्चंस को देख के नॉर्मली बच्चे घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखना कितना आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ एक रे इंसिडेंट होती है कितने डिग्री के एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर। अच्छा, 30 डिग्री के एंगल पर वो इंसिडेंट हो रही है तो पक्का 30 डिग्री के एंगल पर ही वो क्या हो जानी चाहिए, रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए। तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब हम ये देखते हैं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी।
तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 1030 डिग्री, किसके इक्वल हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 0.2 मीटर, तो x डिवाइडेड बाय 0.2, और वैसे 1030 होता है 1 डिवाइडेड बाय √3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.2 डिवाइडेड बाय √3। तो नोटिस कर रहे हो यहाँ पे फिर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ठीक है, और फिर यहाँ से इस तरीके से 30 डिग्री एंगल पर, अगेन 30 डिग्री एंगल पर, तो अगेन x डिस्टेंस पर आपका रिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसी x डिस्टेंस के कितने कंपार्टमेंट्स आप बना सकते हो, ये आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है। ये आपको क्या करना है, बेसिकली फाइंड आउट करना है। हर x डिस्टेंस पर जाके आपका एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये चीज़ आ गई समझ में। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हमसे पूछे गए हैं, सो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हो जाएंगे हमारे, टोटल डिस्टेंस कितनी है 2√3 मीटर, उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, x से डिवाइड किया, यानी कि 0.2 डिवाइडेड बाय √3, तो ऊपर चला जाएगा, इससे डिवाइड कर दिया, तो पॉइंट हटा, ऊपर 10 लगेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 और √3 फिर हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 30 हमारे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होने चाहिए। ये चीज़ आ गई समझ में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन देखो, अ थिन रॉड ऑफ focal length f divided by 3 is placed along the optic axis of a concave mirror of focal length f such that its image is which is real and elongated, ध्यान देना इसको, real and elongated just touches the rod। तो जैसे ये हमारी रॉड है, ये हमारी रॉड है, इसकी लेंथ ऐसा एग्जैक्ट ऐसा कैसा क्वेश्चन अपनों ने क्लास के अंदर किया था, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमें, f/3 दे रखी है। अब हमें कह रखा है कि इसकी जो इमेज है ना वो इलोंगेटेड है। अब इलोंगेटेड है इसका मतलब वो इधर नहीं बन सकती, ठीक है, अगर जैसे मिरर इधर रखा हुआ है ना तो वो इस तरफ नहीं बन सकती, वो किस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी। दूसरी चीज़ हमें ये कह रखी है कि जो इमेज है वो जस्ट टच कर रही है, इमेज क्या कर रही है, जस्ट टच कर रही है। तो इस तरीके की हमारी क्या बन रही है, एक इमेज बन रही है। थोड़ी एनलार्ज बना देते हैं इस तरीके से। कितनी लेंथ की बन रही है हमें नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि ये जस्ट टच कर रही है। तो अगर ये पॉइंट ए है तो ए डैश इसकी इमेज यही बन रही है, इसका मतलब पक्का ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है। बस यही इस क्वेश्चन का मेन खेल था जो कि आपको पता पड़ जाना चाहिए। तो कोई पूछे कि बताओ इस पॉइंट बी की लोकेशन कितनी होगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की लोकेशन होती है ट्वाइस ऑफ एफ, तो बी की लोकेशन हो जाएगी ट्वाइस ऑफ एफ माइनस एफ डिवाइडेड बाय 3। कितनी करोगे, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 5 ऑफ एफ डिवाइडेड बाय 3। तो अगर आप बी की इमेज फाइंड आउट करना चाहते हो कि बी डैश कहाँ पर बनेगा, तो आपको यू कितना लेना पड़ेगा, माइनस का 5f/3 लेना पड़ेगा। एफ आपको दे ही रखा है, ठीक है, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो नेगेटिव हो जाएगा, ये आपकी फोकल लेंथ हो गई। और आपको v क्या करना है, फाइंड आउट करना है। रखो 1/v प्लस 1/-5f/3u इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ माइनस एफ। यहाँ तक की बात आ गई समझ में। करो इसको सॉल्व, तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी, ये 3/-5f हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो 3/5f माइनस 1/f। एलसीएम आ जाएगा आपका 5f, तो इधर बचेगा 3 और इधर बचेगा माइनस का 5, दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाय 5f, यानी कि v की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स f, दैट इज़ 2.5f। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता पड़ गई कितनी होनी चाहिए, 2.5f होनी चाहिए। तो अब हमें पता पड़ गया कि हमारी इमेज की जो लेंथ है वो हो जाएगी 2.5 माइनस 2, दैट इज़ 0.5f। तो अब हम इसका लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, दैट इज़ इमेज की लेंथ। तो इमेज की लेंथ कितनी है, 0.5f डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की लेंथ, दैट इज़ f डिवाइडेड बाय 3। f से f कैंसिल आउट हो गया तो आ जाएगा आपका 1.5। और क्योंकि रियल इमेज बन रही है तो m की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी नेगेटिव, तो नेगेटिव 1.5 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ इट बच्चों। मेरा एक क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है वो तो आपको पता ही होगा, मैंने आंसर सही निकालने के बाद में भी गलत टिक कर दिया। आप में से भी बहुत सारे बच्चों के साथ में ऐसी गलती होती होगी, बट
इस तरीके के क्विजेज होते हैं, इस तरीके की पढ़ाई होती है, और ये पढ़ाई हम रोज़ करने वाले हैं 80 दिनों के लिए। सो अगर अभी अभी आपको इस पढ़ाई के बारे में पता चला है तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। गाइडेड बैच का हिस्सा तो आप बन नहीं सकते क्योंकि उसके सारे के सारे स्लॉट्स जो हैं वो फुल हैं।